वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलिसिस, जो आपका चैप्टर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज बायोमोलिक्यूल चेंज अकरिंग in a living system in which facilitates energy or transfer of biomolecule. For example, events like respiration, digestion, excretion, which involves in transformation of biomolecule from one molecule to another. These changes involve either release or consumption of energy. तो सिंपल डेफिनेशन में कहें तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक तरीके का बायोकेमिकल चेंज है, ठीक है। किसी भी लिविंग सिस्टम में सेल के अंदर कोई भी बायोकेमिकल चेंज आ रहा किसी तरीके का, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपके बॉडी में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन या एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इस दौरान जो क्या चेंजेस आ रहे हैं सेल में, वो क्या है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और इसमें क्या है, या आपकी या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने शरीर में एनर्जी जनरेट कर सकें। और वो एनर्जी जनरेट होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में बहुत एनर्जी रहती है जो हमारा शरीर यूटिलाइज करता है, ठीक है। और ये कैसे है? कोई भी हम फूड खाएंगे, फूड खाने के बाद वो मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने के बाद ये एनर्जी की फॉर्म में एटीपी निकलेगा और हमारा शरीर इसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो दो टर्म आती है यहाँ पे बेसिकली, एक कैटाबॉलिज्म है और एक एनाबॉलिज्म। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या कह रहा है? इट इज़ अ डिग्रेडिव और ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो कोई मॉलिक्यूल अगर टूटता है, ठीक है, ब्रेकअप होता है, तो एक कैटाबॉलिज्म को शो करता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ब्रोक डाउन. These reactions are always accompanied by release by free energy. तो आपके कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या है? कोई मॉलिक्यूल टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो तो वो टूट जाएगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज किस में ब्रेकअप हो जाएगा? CO2 और H2 में, और एनर्जी रिलीज होगी। उसी तरीके से आप प्रोटीन अगर यूटिलाइज करोगे या खाओगे तो वो किस में ब्रेकअप हो जाएगा? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और वो अमाइनो एसिड फर्दर किस में? अमोनिया में ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, या फिर अमाइनो डेरिवेटिव्स में। उसी प्रकार लिपिड्स है, लिपिड्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? फैटी एसिड में, और फैटी एसिड दोबारा किस में चेंज होएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है कैटाबॉलिज्म को, जब कोई मॉलिक्यूल ब्रेकअप होगा और एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। तो कैटाबॉलिज्म का अपोजिट होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या था कि कोई मॉलिक्यूल अगर टूटेगा। तो एनाबॉलिज्म में क्या है? बेसिकली एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है। कैटाबॉलिज्म में क्या था? एनर्जी रिलीज होती है। और एनाबॉलिज्म में हमारे को एनर्जी चाहिए, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। It is an opposite of anabolism, okay, and it is a constructive process. Constructive है मतलब हम कुछ बना रहे हैं। In this process, food which is absorbed is used for synthesis of macromolecules like lipid, proteins, nucleic acid. जो हमने फूड आपका यूटिलाइज किया है, absorbed हुआ है, अब वो किस लिए अब्जॉर्ब होगा? ताकि हम कुछ मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बना सकें हमारे शरीर में। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इन सब मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। और ये एटीपी कहाँ से आया था? कैटाबॉलिज्म से। जब एक मॉलिक्यूल ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, और किसी में बना था वो, और वहाँ पे उस वक्त एटीपी निकली थी, और ये एटीपी यूटिलाइज होगी किसमें? एनाबॉलिज्म प्रोसेस में, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में अकर साइमल्टेनियसली। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इकट्ठे साथ साथ प्रोसेस हो भी सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, दोनों है, ठीक है। बट दे आर रेगुलेटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आपकी अगर कोई कैटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है और एनाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है तो इसकी रेगुलेशन अलग से होगी,
और इसकी रेगुलेशन अलग से होगी। ऐसा कोई नहीं होगा कि पाथवे की जिससे दोनों प्रोसेस इकट्ठे रेगुलेट हो, नहीं, आपकी कैटाबॉलिज्म अलग से रेगुलेट होगी और आपकी एनाबॉलिज्म प्रोसेस अलग से रेगुलेट होगी। डायग्राम में आप देख सकते हैं कैटाबॉलिज्म क्या है। देखिए यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या है, रिलीज हो रही है, किसके फॉर्म में, हीट में या फिर और फॉर्म में, और कोई प्रोडक्ट बन रहा है। मगर एनाबॉलिज्म में देखिए क्या, ये जो एनर्जी निकली थी ये एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट जो सिंथेसाइज कर सके नए नए कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे आपके, पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंट्रासेलुलर प्रिकर्सर्स हो गए, ठीक है, ताकि ये कुछ सिंथेसाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करेंगे। आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत क्या है हमारे शरीर में, पहले ये पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दे सर्व एज अ फ्यूल। तो ये हमारे शरीर में एक फ्यूल की तरीके से काम करते हैं, ठीक है, हमको एनर्जी इनसे ही मिलती है। इट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इनकी ऑक्सीडेशन से क्या होएगा, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है, सेल्स के लिए। The third point is the intermediate product of carbohydrate metabolisms are used in other biosynthetic reaction। अब जो intermediates हैं, intermediates होते हैं वो products जो किसी reaction के दौरान अलग अलग निकलते हैं, ठीक है, और वो intermediates आपके different different biosynthetic reactions में utilize होते हैं, ठीक है। तो ये भी काम क्या है आपका carbohydrates का। अब बात करें, ग्लूकोज इज एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक कार्बोहाइड्रेट एंड मेजर शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ग्लूकोज क्या है, आपका एक बेसिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और हमारे शरीर में मैक्सिमम जो ब्लड में बात करें तो इस क्या है, मेन मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर ही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करें। कोई हमने अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होगी जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेंगी, उसको ब्रेकअप करेंगी, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि हमारे पास एक साइकिल है, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, या फिर उसको बोलते हैं ईएमबी, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ई एम बी, एंडेड मेयरहोफ पाथवे, ठीक है। तो इसमें रहता क्या है बेसिकली, ग्लाइकोलाइसिस में डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें तो कैटाबॉलिक पाथवे कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट। तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, सबसे पहला तो कैटाबॉलिक पाथवे मतलब कि मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है। कैटाबॉलिक पाथवे कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, कौन कौन से, या तो ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन टू पायरुवेट, ठीक है, इन एरोबिक कंडीशन और लैक्टेट इन एनारोबिक कंडीशन अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मतलब आपका ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन टूट जाना, ठीक है, किसमें, या तो पायरुवेट में टूटेगा या फिर लैक्टेट में टूट जाएगा, ठीक है। अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुवेट में। और अगर मान लीजिए आपके पास एनारोबिक कंडीशन है तो वो ग्लूकोज किस में टूटेगा, लैक्टेट में, ठीक है। और क्या इस दौरान क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट टू रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी में। तो एरोबिक प्रोसेस है तो वहाँ पे क्या बनेगा, पायरुवेट। एरोबिक प्रोसेस क्या हुई, जब ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ठीक है, और एनारोबिक प्रोसेस क्या हुई, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो उस वक्त क्या बनेगा, लैक्टेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फेट डिसाइड ये सेल खुद ही करता है, हमारे शरीर का सेल खुद फेट डिसाइड करेगा कि इस वक्त मुझे कौन से पाथवे में जाना है, कि कौन सी रिक्वायरमेंट है सेल की, ठीक है। आइदर मेटाबॉलिज्म कैन गो टू ग्लाइकोलिसिस और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की अगर बात करें हम, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे होती है, इट अकर्स बाय ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जहाँ पे क्या है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट या फिर लैक्टेट में टूट जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा,
हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है, ये एक और दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें क्या होगा, ये अल्टरनेट पाथवे है, ठीक है, किसका, ग्लूकोज किस तरह हमारे शरीर में यूटिलाइज हो रहा है, या तो पहले या फिर वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होगा या फिर एचएमपी के थ्रू। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सेल की अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरीके से ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद कुछ और टर्म्स है, मान लीजिए सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है, अगर आपके शरीर में मान लीजिए ग्लूकोज बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारी टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, एलेबोरेट करेंगे इनको। उसके बाद एक एक टर्म आती है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब यही ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे शरीर में देखिए ग्लूकोज किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज, जो ग्लूकोज हमने अपने फूड के थ्रू यूटिलाइज किया था, खाया था, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए यही ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में भी टूट सकता है, ठीक है, यही ग्लाइकोजन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो कंफ्यूज मत होना, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस आएगा, और वही ग्लाइकोजन अगर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये कुछ टर्म्स हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम ग्लाइकोलाइसिस की, कि मेन जो हमारा पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस, जिससे आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इस तरह ग्लूकोज स्पेशली वो किस तरह हमारे शरीर के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, हमारे सेल के अंदर यूटिलाइज हो रहा है और मेटाबॉलिज्म हो रही है ग्लूकोज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी साइट ऑफ अकरेंस क्या है, ये हो कहाँ रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो आपका हो कहाँ रहा है, इट मेनली अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। कोई सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्या है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है। आप सबको पता है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, तो ये सेल की ऑर्गेनेलिज हुई, और ये आपका सेल का एनवायरनमेंट है जो बाहर, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहीं पर क्या हुई आपकी ग्लाइकोलिसिस चलती है, ठीक है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है इसको, इसका नाम है एम्डन मेयरहॉफ पाथवे, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी सेंस में पूछ सकते हैं कि एम्डन मेयरहॉफ पाथवे को एक्सप्लेन करो या फिर ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लाइकोलाइसिस एक्सप्लेन करने से पहले हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज आपके खाने में से आप जब उसको कंज्यूम करेंगे आपके सेल में मेटाबोलाइज होगा और टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द ओनली कंडीशन इन द एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि दो प्रोसेसेस हैं, या तो एक एरोबिक प्रोसेस है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। एरोबिक प्रोसेस में क्या होगा, पायरुवेट बनेंगे आपके टू मॉलिक्यूल्स, और एनारोबिक प्रोसेस में क्या होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट बनेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके बाद बात करते हैं, इसमें थ्री मेन फेजेज रहते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। थ्री मेन फेज कौन कौन से होते हैं, एक तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, एक स्प्लिटिंग फेज है, और थर्ड फेज क्या है आपका, एनर्जी जनरेशन फेज। तो तीन फेज कौन कौन से हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, सेकंड वन इज स्प्लिटिंग फेज, एंड थर्ड वन इज एनर्जी जनरेशन फेज। तो हम बताएंगे आपको आराम से कि ये तीनों फेज है कौन से इस पूरी साइकिल में और कहाँ कहाँ पर हैं, ओके। तो उसके बाद एक टर्म भी यहाँ पे समझ लीजिए, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब है क्या। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और जीटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर जीटीपी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम एडीपी और जीडीपी, ठीक है। एडीपी या जीडीपी से कोई भी फॉस्फोरस ग्रुप अगर ट्रांसफर होकर एटीपी या जीटीपी बनाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो जहां पर भी एटीपी या जीटीपी बन रहा है, कैसे बन रहा है, बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एडीपी एंड जीडीपी,
ठीक है। तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है आपका? सबसे पहला स्टेप रहता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। सिर्फ ग्लूकोज ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? इसके लिए एक एंजाइम चाहिए हेक्सोकाइनेज और Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फर्स्ट स्टेप में। और इस स्टेप के दौरान क्या था? एटीपी चाहिए थी, ठीक है। एटीपी चाहिए इसमें। और क्योंकि इसमें एनर्जी क्या है, इसमें मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो इस वक्त क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। तो एटीपी कंज्यूम हो गई और एडीपी पे कन्वर्ट हो गई और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये जो कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। आप सबको पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये क्या है? आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स हैं तो फिर कौन सा इसमें एंजाइम यूज होगा? फोस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। उसके बाद जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में टूट जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एटीपी यूटिलाइज होगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें एंजाइम जो यूज होगा वो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और Mg2 पॉजिटिव की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब लास्ट क्या बना हमारा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये बन चुका है। तो जो यहाँ तक फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इस जो हम बोलते हैं इस फेस को बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस। इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करी एनर्जी की। एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेकअप हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेस ये दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। कौन कौन से? एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको DHAP भी बोला जाता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये टू मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग फेस। यहाँ पे मैंने लिखा है ना सेकंड पॉइंट पे स्प्लिटिंग फेस, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो यहाँ पे एरोज मैं बना रहा हूँ, इन एरोज की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंगल एरो किया था हमने, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आप देखिए यहाँ पे डबल एरो किया है। तो इस डबल एरो का क्या मतलब हुआ? कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इन एरोज को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे रिएक्शन क्या है? अभी इरिवर्सिबल है क्योंकि सिंगल एरो है, यहाँ पे रिवर्सिबल है, यहाँ पे क्या है? सिंगल एरो है। तो इन एरोस का मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे एरोस लगे हैं हर डायरेक्शन में। ये देखिए ये एरो ऐसे है, फिर ये एरो ऐसे है, तो मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब आप यह देखिए दो कंपाउंड बन गए हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, दो बन गए। अब क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन भी क्या है? रिवर्सिबल है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या मॉलिक्यूल बने? DHAP और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या हुआ? DHAP ने भी फ्रक्टो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोबारा बनाना शुरू कर दिया। पहले तो सिंगल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, अब क्या हो गए? टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आप ये देखिए यहाँ पे टू इसलिए लिखा है, ये टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए, ठीक है। तो अब ये किसकी प्रेजेंस में बने और ये एंजाइम क्या है? फोस्फोट्राइयोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ के बाद जितने भी प्रोडक्ट बनने शुरू होंगे वो 2 टाइम्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? सिर्फ इसके कारण, इस स्टेप के कारण, ठीक है। 2 टाइम ऑफ सब कुछ 2 2 2
हुई, ये देखिए 2 टाइम, सब कुछ 2 टाइम बनने शुरू हो जाएंगे सिर्फ इसी स्टेप के कारण। अब क्या हुआ, आपका स्प्लिटिंग फेज भी खत्म हो गया। अब आपका शुरू हो गया एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी जनरेशन फेज का मतलब होता है कि एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही है मतलब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो वो कहाँ पर है, ये देखिए, ये पूरा आपका एनर्जी जनरेशन फेज है, ठीक है। ये सारा ये जो चल रहा है, ये इसका पाथवे यहाँ तक, जब तक आपका पायरुवेट या लैक्टेट ना बने तब तक एटीपी अलग अलग स्टेप्स में निकलती रहेगी। कि कैसे, यहाँ पे देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में चेंज होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब ये किस कैसे हुआ चेंज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, किसमें से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से, ठीक है। क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम क्या बना रहे हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। हाइड्रोजन रिलीज होके किसने एक्सेप्ट कर ली, एनएडी ने। अब एनएडी ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ली तो इसके ऊपर क्या मार्क आ गया, एनएडी पॉजिटिव, तब इसके ऊपर एनएडी पॉजिटिव आया। और ये एनएडी पॉजिटिव एनएडीएच और एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, एच पॉजिटिव में। और यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 मॉलिक्यूल है तो सब कुछ क्या बनेगा, 2 हर चीज 2 मॉलिक्यूल्स बनती रहेगी, ठीक है। तो 2 टाइम ऑफ एनएडी पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गए, एनएडीएच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फेट भी यूटिलाइज होगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या बना, अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। अब ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए एडीपी से एटीपी बना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना, मतलब एटीपी निकली, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। उसके बाद ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सिंगलली 2 मॉलिक्यूल्स, इस तरह 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसी तरह 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फो इनोल पायरुवेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलिस यहाँ पे, और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनेगा, आपका पायरुवेट बनेगा, ठीक है। और ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे एरोस दोबारा है, आप ये देखिए, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है क्योंकि दोनों तरफ एरोस हैं। उसके बाद बात करते हैं, आपका पायरुवेट यहाँ पे बन गया। अब जब ये पायरुवेट बन गया तो यहाँ पे भी देखिए 2 एडीपी से 2 एटीपी बन रहे हैं। तो एटीपी कहाँ कहाँ बने थे, एक ये बना आपका और एक ये बना। अब उसके बाद क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेस एंजाइम बन गए आपके 2 एटीपी, और पायरुवेट यहाँ से बन गया, ठीक है। अब ये पायरुवेट आपका बन गया ये किसकी प्रेजेंस में था, ये सब कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस को हमने कंटिन्यू भी तो रखना है, ये ग्लाइकोलाइसिस बंद नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए जब ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू कैसे रहेगी, एनारोबिक एनवायरनमेंट में। एनारोबिक एनवायरनमेंट, मान लीजिए आप अगर विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आपकी मसल्स में से सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, अब क्या डिपोजिशन ऑफ लैक्टेट शुरू हो गया वहाँ, ठीक है। तो उस वक्त भी ग्लाइकोलाइसिस चलती रहेगी, ठीक है। तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पायरुवेट की इनोल फॉर्म, पहले तो पायरुवेट कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और यही पायरुवेट किस में फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये पायरुवेट कीटो फॉर्म लैक्टेट में कन्वर्ट होगी तो इस वक्त एंजाइम कौन सा चाहिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होंगे, NAD पॉजिटिव में। अब सोचने वाली बात यह है कि ये NADH आए कहाँ से यहाँ पे, तो यही NADH देखिए ये यहाँ से आए, ये जो निकले थे ना NADH यहाँ पर इस स्टेप में, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से NADH में आए, और ये NADH किस में कन्वर्ट हो गए, ये NADH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो NAD पॉजिटिव ये दोबारा यहाँ पे यहाँ यूटिलाइज दोबारा हो गया, तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो जो आपकी प्रोसेस है ये बेसिकली लैक्टेट बनने वाली प्रोसेस, तो इस
प्रोसेस को क्या है, NAD रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे NADH चाहिए ताकि ये NAD बना सके और दोबारा इसी रिएक्शन को पूरा कंटिन्यूस कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एनारोबिक पाथवे में लैक्टेट बन गई और एरोबिक पाथवे में आपका पायरुवेट बन गया, ठीक है। तो यही आपकी बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस है। और अगर बात करें हम कि यहाँ पे टोटल ATP कितने बने, ठीक है, आपके दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में, ठीक है। तो देखिए अगर एरोबिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 ATP यहाँ पर है, ठीक है, 2 ATP यहाँ पर है। कितने ATP हो गए, 4 ATP, ठीक है। और आपको पता है कि 1 NADH मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है, 1 NADH मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एक NADH तो ये भी है। तो अब टोटल कितने हो गए ATP, टोटल 6 ATP हो गए ना, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ NADH है, ठीक है। तो आपको पता है 1 NADH 3 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH कितने बनाएंगे, 6। तो ये टोटल अब कितने हो गए ATP, 10, ठीक है। मगर एक चीज आप यहाँ पर भी देखिए कि एरोबिक प्रोसेस में यहाँ शुरू में देखिए कि 2 ATP कंज्यूम भी तो हुए थे शुरू के स्टेप्स में। यहाँ देखिए ATP कंज्यूम हुआ था स्टेप में और यहाँ पे ATP कंज्यूम हुआ था। तो अब क्या होगा हमारा स्कोर, 10 जो ATP मॉलिक्यूल्स टोटल थे हमारे 4 + 6 = 10 -2 हो जाएंगे। तो बात करें कि अगर एरोबिक प्रोसेस में टोटल नेट ATP बोलेंगे, नेट ATP कितने बनते हैं, तो हम बताएंगे 8। वो आपको समझ आ गया है। और अगर बात करें एनारोबिक प्रोसेस में, तो एनारोबिक प्रोसेस कहाँ से कहाँ थी, ये देखिए ये प्रोसेस थी, ये चली पूरी लैक्टेट तक, ठीक है। और एरोबिक कहाँ तक थी, पायरुवेट तक। और उसके बाद ये जो प्रोसेस चली ये आपके एनारोबिक में है। तो इसमें देखिए टोटल कितने हैं, तो देखिए टोटल कहाँ पे आ गए आपके, टोटल 4 ATP मान लीजिए इसके हैं, ये और ये टोटल 4 हो गए ना। अब 4 तो आपके ये हो गए एनारोबिक में। मगर आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो NADH था ये हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, इसके ATP क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे यूटिलाइज भी तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप में ये NADH यूटिलाइज भी तो हो गया, इसलिए हम इसको ATP को काउंट नहीं करेंगे एनारोबिक प्रोसेस में, क्योंकि ये यूटिलाइज हो गया यहाँ पे। अब देखिए 4 ये हो गए एनारोबिक की बात करें, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ यूटिलाइज भी तो हुए थे, तो हमने ये माइनस करने हैं, ठीक है। तो 4 - 2 कितने हो गए, 2। तो नेट ATP जो टोटल है एनारोबिक प्रोसेस में वो कितने हैं, 2 हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, एरोबिक में टोटल नेट ATP 8 है और एनारोबिक में कितने हैं टोटल ATP, 2 हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पूरा मेंशन किया गया। उसके बाद ये कुछ थ्योरी है इसकी, आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू।